देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहले तो ये समझिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है? जो हम लोग बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका एक्चुअल नाम ये था नहीं। इसका एक्चुअल नाम था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उसका एक्चुअल नाम था एन एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनका एक्चुअल नेम था, ठीक है? देखिए हुआ क्या कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1608 में हमारे इंडिया में आती हैं और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें उन्होंने करी और 1800 आते आते, ठीक है, जिसको हम लोग 1858 बोल के चलते हैं कि 1858 आते आते इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था इंडिया में। और यही समय, ये जो समय था 1858 का, ये एक सही समय लगा किसको? क्राउन को और साथ-साथ ब्रिटिशर्स को इंडिया पे कंट्रोल लेने का। जैसे मुन्ना भैया को बिल्कुल सही समय लगा जौनपुर पे कंट्रोल लेने का रतिशंकर शुक्ला के मरने के बाद। उसी तरीके से क्राउन को जो थी, जो वहाँ की क्राउन थी, जो प्रिंसेस थी, जो क्वीन थी और जो ब्रिटिशर्स थे, उनको सही समय लगा 1858 में कंट्रोल लेने का, ठीक है? अब समझिए दूसरा बात एक्चुअली हुआ क्या उनके साथ कि उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए। इसमें क्या चीज़ें कही गई? सबसे पहले तो उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में क्या किया गया था? अभी तक इंडिया में गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ करता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हुआ करता था। तो इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को थोड़ा-सा अपडेट करके या थोड़ा-सा चेंज करके इसको वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है? वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और साथ-साथ ये बोल दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि जो इंडिया है, उस इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करेंगी क्राउन। ये क्राउन के छत्र छाया के अंदर आ जाता है इंडिया, ठीक है? और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? कंट्रोल करने के लिए कुछ कमिटीज बनाई, मतलब कि बेसिकली एक हायरार्की बनाई। उस हायरार्की को समझिए। देखिए हायरार्की कैसे बनाई गई। जो हायरार्की बनाई गई, ठीक है, सबसे पहले ऊपर में रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है? सबसे पहले ऊपर में रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक्चुअली इंग्लैंड में ही बैठेंगे, ठीक है? इनको इनको असिस्ट करेंगे कौन? एक्चुअली इनके पास एक 15 मेंबर्स काउंसिल होगी, ठीक है? इनके पास एक 15 मेंबर्स की काउंसिल होगी और ये जो काउंसिल होगी बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइज करेगी, ठीक है? इंडिया में वाइसराय होंगे, ठीक है? और उसके बाद ये जो वाइसराय होंगे जिस भी तरीके से इंडिया को रूल करेंगे, ये सारी चीजें किसको रिपोर्ट करेंगे? ये रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये उनको रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके की चीजें की गई, ठीक है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये समझिए कि क्या क्या फीचर्स उनका आया। जो फीचर्स उनका आया, सबसे पहला इस एक्ट का जो सबसे पहला फीचर्स हम कहेंगे, ठीक है, इसमें जो फीचर्स अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला अगर कोई फीचर हम जोड़ मानते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहला फीचर देखिए। जो सबसे पहला फीचर आया वो ये कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा एक यूनिटरी सिस्टम था, ठीक है? और साथ साथ हेविली सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, पूरा एकदम सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है क्योंकि जो वाइसराय हैं, ठीक है, ये वाइसराय ही इंडिया पे रूल करेंगे और छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी डिसीजन होगा तो वो डिसीजन जो होगा वो डिसीजन वाइसराय के द्वारा ही लिया जाएगा। और इससे क्या पता चलता है कि पूरा यूनिटरी मेथड था, मतलब एक ही इंसान पूरा रूल करेगा। और साथ साथ हर डिसीजन अगर यही ले रहा है, इसका मतलब क्या था कि नो सेपरेशन ऑफ पावर। इनके पास नो सेपरेशन ऑफ पावर थी, मतलब पावर किसी और के हाथ में देना ही नहीं है, ठीक है? तो नो सेपरेशन ऑफ पावर हुए, ये चीज हो गई, ठीक है? और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई। देखिए यूनिटरी मेथड समझ गए, नो सेपरेशन ऑफ पावर समझ गए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया में इसमें एक चीज था कि हाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है? तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है? ठीक है, देखिए ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जब होता है तो इसमें ये चीज होता है कि इसमें जो लोग होते हैं, ये जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, उसमें जो भी लोग बैठे होते हैं बहुत ऊंचे लेवल पे, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है?
वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और ये ब्यूरोक्रेट्स इलेक्टेड लोग नहीं होते हैं, ये इलेक्टेड लोग नहीं होते हैं। अब चूंकि ये इलेक्टेड नहीं होते हैं पीपल्स के द्वारा, इसलिए लोगों से और पीपल्स के इंटरेस्ट से इनको लीस्ट मतलब होता है, ठीक है। तो इनको इनसे लीस्ट मतलब होता है। तो यही था कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स की, आई एम सॉरी, जो मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। 15 मेंबर्स जो काउंसिल थी, ठीक है, उस 15 मेंबर्स काउंसिल में कौन थे, उस ये जो 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, ठीक है, इस काउंसिल में जो नॉमिनीज थे, ठीक है, नॉमिनीज होंगे, किसके नॉमिनीज होंगे, जिनको क्राउन डायरेक्ट नॉमिनेट करेंगी, ठीक है, वो लोग इसमें इस काउंसिल में रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ लोग जो होंगे वो भी इसमें शामिल रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली जाहिर सा बात है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट लेकर आ गया, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू डायरेक्ट क्राउन और ब्रिटिश एम्पायर का रूल हो गया इंडिया पे, मानते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वेस्टमेंट तो थे ही ना। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वेस्टमेंट थे इंडिया में, इसलिए जरूरी होता है कि इन 15 मेंबर्स काउंसिल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को भी रखा जाए, ताकि जब पॉलिसीज निर्माण हो तो वो इस तरीके से हो कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा पहुंचाएं, क्योंकि इनका पैसा लगा हुआ था इंडिया में, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।